अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुल्क की मईशत हकीकतन तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। सैलाबी तबाही अपनी जगह, फिर हमारे जो एग्जिस्टिंग लोन थे और जो हम लोन ले रहे हैं जो इन टर्म ऑफ डॉलर्स ले रहे हैं और रुपये में ले रहे हैं, और इनकी जो रिटायरमेंट है वो अपनी जगह। महंगाई का जिन इस वक्त बोतल से बाहर आ चुका है और किसी के काबू में नहीं आ रहा। और इन सब से बढ़कर जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है हालात खराब करने में, वो सियासी अफरा तफरी की है। इस सियासी अफरा तफरी की कीमत जो है इस वक्त मुल्क की मईशत अदा कर रही है। हालात कितने नाजुक हैं और नीड ऑफ द आवर क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। माहिर मालियाती उमूर डॉक्टर इकरामुल हक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि हमेशा से अपोजिशन ये कहती चली आई है कि कोई भी अपोजिशन हो कि मुल्क तबाही के रास्ते पर है, मईशत तबाही के दहाने पर है और जो है कोलैप्स होने के करीब है। आपका जो पूरा इकोनॉमिकल ढांचा है या डिफॉल्ट होने के करीब है, जबकि हुकूमत का मंतरा अलग रहा है हमेशा से। क्या जब आए थे तब जरूर बुरे हालात थे, मुल्क जो है वो डिफॉल्ट होने के करीब था, लेकिन अब जो है सूरत हाल को बेहतर कर लिया गया है, सही सिमत में, सही डायरेक्शन में है और मईशत तहकम होगी। आज जब हम ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत कहां खड़ी है, डॉक्टर साहब हमारी रहनुमाई कीजिएगा। जी शुक्रिया इमरान साहब। मईशत का इस वक्त बहुत हो है। जितने भी अशारिये हैं जो मईशत की सेहत के बारे में हमें कुछ जांच पड़ताल का मौका देते हैं, हम सुनकर बहुत ज़्यादा जो है खौफजदा है और बहुत समझिए कि इस वक्त परेशानी का आलम हर तरफ है। आवाम परेशान है कि चीज़ों की कीमतें आसमानों को भी छूकर उससे भी आगे पहुंच चुकी हैं और उनकी कीमतें जो कुव्वत खरीद है वो तकरीबन अब ना होने के बराबर है। जो हमारे गरीब लोग तो खैर बहुत पिसे हुए थे ही, अब तो जो हमारे सफेद पोश लोग हैं उनके पास भी सतह गुर्बत की तरफ जाने के सवा कोई चारा नजर नहीं आता। खाने पीने की चीजें ही इतने महंगी हो गई हैं। अवाम का तरफ तो ये मामलात हैं, दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो जो हमारी एसेंशियल मेडिसिन है और उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसको भी इंपोर्ट कर सके। खाने पीने की चीज़ों की भी इस वक्त हमारे पास कमी है, यानी कि गंदम जो हम बहुत ज़्यादा पैदा करते थे वो भी अब हम इस वक्त बाहर से मंगवाने पे मजबूर हैं। सैलाब के बाद आपने देखा कि हमारी कपास की जो ज़रूरत है, यानी कि जो हमारी टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा हमें ज़र मुबाला कमा के देती है, उसके लिए हमारे पास कपास ही नहीं है, तो हमें बाहर से कितनी लाख बेलें और मंगवानी यानी पड़ेगी। एक तरफ तो फूड सिक्योरिटी का मसला सर, एक तरफ तो फूड सिक्योरिटी जाहिर है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से ये फ्लड की डेवस्टेशन हुई उसके साथ जो है तारीख में इतनी बड़ी तबाही कहीं नहीं मिलती। एक तरफ तो आपका एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक सेक्टर बुरी तरह तबाह हुआ, फूड सिक्योरिटी का मसला, फिर दूसरी तरफ एग्रीकल्चर इनपुट्स जो आपके एक्सपोर्ट साइट के ऊपर आते हैं, आपके मशीनरी के हवाले से आते हैं, प्रोडक्शन के हवाले से आते हैं, वो बहुत बड़ा धचका है इस वक्त पाकिस्तान को। जी, यकीनी तौर पर आपने सही फरमाया कि हमारी जो इस वक्त सनत की हालात है वो तो बिल्कुल ही सारे जो हैं वो बंद हो रहे हैं। हमारे जितने भी इस वक्त जराए हैं, क्योंकि उनके पास इस कदर कमी है, फिर बिजली नहीं है, गैस नहीं है, अगर है तो बहुत महंगी है, खाम माल बाहर से मंगवा नहीं सकते हैं। 80% हमारी जो सनतो तजारत है उसका दारोमदार जो है वो दरामदी खाम माल पर है। और इन हालात के अंदर तो जाहिर है कि मईशत का पहिया भी बंद है और सनतें भी बंद हो रही हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। दूसरी तरफ खाने पीने की अशिया जो है वो इतनी महंगी हो चुकी है कि वो आम आदमी के बस में नहीं रही हैं। हुकूमती जो है वो बदनज़मी इस कदर ज़्यादा है मईशत में कि अब तो हम रेवेन्यू की साइड के ऊपर जो पहले अच्छी ग्रोथ पिछले कुछ सालों में नजर आई थी वो भी कमी का शिकार है, क्योंकि ज्यादातर टैक्सेस जो है वो हमारे दरामदात से आते हैं। चूंकि दरामदात ही नहीं हो रही हैं तो FDR के जो अहदाफ है वो भी बहुत नीचे की तरफ जाने के अब इम्कानात नजर आ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में जो दोस्त ममालिक हैं वो भी हमसे जो हमारे पहले कर्जा जात है उसकी जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग के लिए तैयार नहीं है। मजीद हम उनसे मांग रहे हैं मगर शायद
में कौन देगा। ठीक है, और जाहिर है कि वो आईएमएफ की तरफ देख रहे हैं और आईएमएफ जो है वो हमारी तरफ देख रहा है कि हम 9th रिव्यू अभी तक उसको डेट नहीं दे सके। नवंबर में होना थी, फिर दिसंबर की बात हुई, अब जनवरी की बात हो जाएगी। बात सारी है कि सर इस वक्त आपके पास, हमारी इकोनॉमिक टीम्स के पास ना कोई फिस्कल साइड पे रूम है और ना ही मॉनेटरी साइड पे रूम है। दोनों तरफ हम बड़ी टाइटन देख रहे हैं। आप शरह सूद उठा के देखिए तो वो इस वक्त 16% के ऊपर मौजूद है और फिस्कल साइड पे भी आपके जितने भी मेजर्स हैं वो इंतहाई सख्त हैं। ऐसे में अगर कोई चीज बचती है तो सिर्फ गवर्नेंस के मामलात रहते हैं और गवर्नेंस में भी हम देख रहे हैं कि ऑस्टेरिटी मेजर्स जो है वो नहीं लिए जा रहे हैं। वही हुकूमत जो है वो अपने वजारतों को एक्सपेंड कर रही है, अल्ले तल्ले उनके जा रहे हैं, किसी तरीके से कोई किफायत शुमारी नहीं है। फिर डॉलर के हवाले से भी, एक्सचेंज रेट के हवाले से भी अगर हम देखें तो वहां पर कितना फिजिकल डॉलर जो है वो स्मगल हो रहा है। दूसरी चीज ये कि आपके यहां हुंडी हवाला तेज हो चुका है और ऑफिशियल और अनऑफिशियल रेट में बहुत बड़ी डिस्पैरिटी, बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। तो बाहर से आपकी जो तरसीलात आती थी वो 215 रुपए का डॉलर आपको जो है वहां से भेजने पे मिल रहा है और यहां पे ग्रे मार्केट में 250 रुपए। तो कौन बेवकूफ होगा कि वो 215 रुपए लेगा। ये सारा अनऑफिशियल चैनल जो है वो फिर फलेगा फूलेगा। तो गवर्नेंस के मामला ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर यहां पर। यकीनी तौर पर आप देखिए कि इन हालात में जबकि हुकूमत को अपनी बेल्ट टाइट करनी चाहिए, हमारे पास इस वक्त अपनी तारीख की सबसे बड़ी काबीना है। वीआईपी कल्चर देखें तो पहले से ज्यादा बड़ा हुआ है। 16 बिलियन एमएनएस को दिए जा रहे हैं कि वो खर्च करें। फिर उसके बाद आप देखिए कि एग्जेक्टिव अलाउंस देने की बातें की जा रही हैं। इन सारे हालात के अंदर आपने गौर किया कि आईएमएफ ने इनको पूरे साल का अब अपनी प्रोजेक्शंस मांगी हैं। वो क्यों 9th रिव्यू नहीं हो रहा कि हम वो मालूमात ही उनको देने को तैयार नहीं है और हम ये कह रहे हैं कि जी आप सिर्फ इस पीरियड की मांगे जिस पीरियड का आप रिव्यू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपने 880 अगर अरब का हदफ रखा था लेवी का, तो आपने तो अभी तक उसका अशरे शीट भी जमा नहीं किया है। अब अगर वो बढ़ाते हैं तो आप देखिए कि डीजल की के अंदर अगर आप उसको जैकअप करते चले जाएंगे तो डीजल से मईशत का पहिया चलता है उससे। और आपको याद होगा कि डार साहब ने अपने जमाने में इस पर 70% टैक्स भी आयद किया हुआ है जब कीमतें दुनिया में बहुत सस्ती थी। तो अगर आप अपने रेवेन्यू सिर्फ फ्यूल प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगाकर बढ़ाना चाहते हैं, ट्रेड हमारी कम तरीन है। आप देख लीजिए कि चाइना और इंडिया की ट्रेड जो है वो अब 100 बिलियन बल्कि 120 बिलियन डॉलर तक पहुंची हुई है। और हमारी ट्रेड क्या है, ना हम ट्रेड करते हैं, ना हमारे बाहर फॉरेन जो रेमिटेंसेस आती थी वो भी गिर रही हैं। डॉलर हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, उसकी स्मगलिंग हम रोक नहीं पा रहे हैं। आपने सही चीजों की तरफ इशारा किया कि गवर्नेंस के इशू तो बहुत ही सीरियस है। जब ये हुकूमत बदली थी तो ये वादा किया गया था कि हम महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे, हम मईशत की जो है वो सिर्फ दुरुस्त कर देंगे। मगर मईशत की सिमत क्या दुरुस्त होनी है, हर आने वाला दिन जो है वो लोगों के लिए एक नई मुसीबतों का पहाड़ लेकर आता है। और सियासी महाज पर देखें तो एक दूसरे के साथ जो है दस्तों गिरेबान है, गाली गलोच हो रहा है, ऐसी जुबान इस्तेमाल की। मैं यही कह रहा था कि आप बात कर रहे हैं कि बेल्ट टाइट करें, यहां तो पूरी की पूरी सियासत जो है वो बिलो दी बेल्ट चल रही है। एक दूसरे के ऊपर रकीक हमले, पर्सनल टारगेट किया जाना, ये सारा है। अच्छा सर एक चीज और, ये हम 9th रिव्यू की बात कर रहे हैं। 8th रिव्यू रिपोर्ट वगैरह जब आई तो उस वक्त तस्करा तक नहीं था उसमें पाकिस्तान में फ्लड्स का। हालांकि 1/3 पाकिस्तान जो है वो डूब चुका था इस फ्लड के अंदर। तो ये हमारी नेगोशिएशन विद आईएमएफ जो है वो किस हद तक कितनी कमजोर है, क्योंकि फ्लड वो भी देख रहा है लेकिन हम पेपर्स में लेकर नहीं आ रहे उसको कि इसको बाद में डिस्कस करेंगे। जब वो पूछते हैं कि फ्लड्स का एक तो तखमीना लगाने में हमने इतनी देर कर दी और यहाँ भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, एक दूसरे को गाली गलौज के तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम वो खा के पैसे हैं आ नहीं रहे हैं, कहाँ से लें कहाँ जाएं, इस तरह की बहसों में उलझे हुए थे। उसका तखमीना ही लगाने को तैयार नहीं थे। अब वो पूछ रहे हैं कि आपने जो बजटेड अमाउंट रखी थी उससे कहीं ज्यादा तो खासतौर पर सिंध में और बलोचिस्तान में तो इन सैलाब की वजह से खर्च होगा। कोई उसका हिसाब तो बताइए कि आप बजट से अपना एक्सपेंडिचर कितना एक्सीड करेंगे। और जानबूझकर ये फिगर इसलिए भी दी जाती कि 6 गोइयां हैं कि क्या फिगर बढ़ाए दें, फिगर कम करें, क्या करें। यदि एक परेशानी का आलम है कि इतनी बड़ी मिनिस्ट्री होने के बावजूद, इतने सूबों में इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी होने के बावजूद वो इतना टाइम गुजर जाने के बाद अभी तक सही तखमीना लगाने में भी कामयाब नहीं हुए। और अभी जो मीटिंग हुई उन्होंने बड़े शौक से कहा जी अब हमने फख्र से कहा कि अब हमने तखमीना सही लगा लिया है। जब उसके दादोशुमार देखे तो सर है ना कोई उसका पाँव है। और इस तरह से हम काम करते हैं जिससे हमारी नालायकी जाहिर होती है
اور پھر ہم باہر کی ڈونرز کو لینڈرز کو بلیم کرتے ہیں، مگر دیکھیے کہ ہم اپنا ہاؤس کریکٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جن اصلاحات کا ذکر ہے کہ ہمیں اپنا سرکولر ڈیٹ ٹھیک کرنا ہے، ہمیں جو ہماری اسٹیٹ رن آرگنائزیشن ہیں، انٹرپرائزز ہیں، ان کا اب اس کی طرف ہماری کوئی توجہ سر ایسے میں پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ 1800 ارب کا ایک کسان پیکج آ کے اناؤنس کر دیتے ہیں، یہ اس کی فائنینسنگ کہاں سے ہوگی؟ آئی ایم ایف اس پہ آن بورڈ ہے نہیں ہے، وہ تو الگ اس کے اوپر ناراض بیٹھا ہوا ہے کہ آپ سبسڈی وغیرہ کیسے دے سکتے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ اسکورنگ، پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ، پھر پلس آنے والا جو بجٹ ہوگا وہ اگر یہ موجودہ حکومت دیتی ہے یا خان صاحب جو ہے وہ پیچھے پڑے ہوئے کہ ارلی الیکشن ہو جائے اور اس کے بعد بجٹ جو ہے اگلی حکومت دے، تو اگلی حکومت کے لیے بھی کتنا مشکل ہوگا یہ بجٹ؟ کیا کہیں سے الیکشن بجٹ ہو سکتا ہے؟ الیکشن بجٹ عمومی عوام دوست بجٹ شمار ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ہمارے پاس اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی ہے کہ ہم کوئی ایسا بجٹ پیش کر سکے۔ آنے والے دنوں میں کوئی بھی حکومت ہو، یہ حکومت بجٹ پیش کرے یا کوئی اور الیکٹ ہو کر آئے وہ پیش کرے، تو وہ کہاں سے لوگوں کے لیے کوئی سہولت پیدا کریں گے؟ ہم نے آلریڈی قرضوں کا جال اتنا بڑھ چکا ہے اور اس کی سود کی مد میں پھر جو ہماری اس وقت ادائیگیاں ہیں، آپ نے دیکھا 21، 22، 25، 27 آگے آنے والے دنوں میں جو قرضوں کی ادائیگیاں کرنی ہے، جو ہماری ڈیٹ سبسڈی کے علاوہ ہے، تو پھر ہمارا جو بھی ہم کوشش کر لیں، ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی اتنا کم نہیں ہوگا جتنا خیال ہے، کیونکہ تیل تو باہر کا آپ نے 20-25 بلین ڈالر کا منگوانا ہی منگوانا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں دیکھ لیں تو میرے خیال میں آنے والے بجٹ میں تو اتنی تکلیف دے، اگر ہم پھر بھی کوئی پاپولر ڈیسیشنز کرتے ہیں آنے والے بجٹ میں، ٹیکس کے نظام کو صحیح نہیں کرتے ہیں، اخراجات کو کم نہیں کرتے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارا غیر ترقیاتی بے شمار اخراجات ہیں جہاں کا لگایا جا سکتا تھا نہیں لگایا گیا، تو عوام کے لیے آنے والے سالوں میں اور مشکلات ہوگی۔ اور سر یہ صورتحال جو اس وقت ہم اکانومی کی ڈسکس کر رہے ہیں، یہ تقریباً آئل پرائسز جو ہیں وہ $70-75 پر بیرل کے اوپر ہم کر رہے ہیں، 120 سے ہم نیچے آئیں تو یہ حالت ہے۔ خدا نخواستہ اگر آئل پرائسز اوپر چلی گئی تو ہم تو پھر کہیں پہ بھی نہیں ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بہت بڑا فیکٹر جو ہماری امپورٹس میں ہے وہ تو آئل کا ہے۔ بڑے دعوے کیے جاتے تھے کہ ہم رینیویبلز کی طرف جائیں گے، ہم اپنا انحصار فوسل فیولز پہ کم کریں گے، اور دیکھیے آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز تو ہم دے ہی رہے ہیں، سردیوں میں ہمیں بجلی کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈسٹریبیوشن لائنز کا تو جو حال ہے، لینڈ لاسز جو ہیں، چوری کا اپنی جگہ معاملہ رہا، مگر سردیوں میں آ کر ہماری ڈیمانڈ اتنی کم ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی ہمیں فکس چارجز تو دینے ہی دینے ہیں، کیپیسٹی چارجز تو دینے ہی دینے ہیں، تو وہ کہاں سے پے ہوں گے؟ ہر لحاظ سے ہم دیکھیں تو بیرونی طور پر بھی، یعنی کہ ایکسٹرنل فرنٹ پر بھی اور انٹرنل فرنٹ پر بھی ہماری حالت اتنی نازک ہو چکی ہے، اور یہ ان ساری پالیسیوں کا اب صبر ہمیں مل رہا ہے جو بہت سالوں سے ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے کہ آپ اپنی بیلٹ ٹائٹ کیجئے، اپنے آمدن کے ذرائع کے اندر رہنا سیکھیے، آمدن کے ذرائع بہتر کیجئے، مگر کوئی خبر نہیں ہے۔ ایسے میں ارلی الیکشن جو کال ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ جلد ہوں، فوری انتخابات ہوں، تو یہ اس سے کیا کچھ فائدہ ہوگا ملک کی معیشت کا؟ آگے آنے والے دنوں میں ارلی الیکشن کچھ کنٹریبیوٹ کر پائیں گے؟ کچھ فیئر آف انون جو ہے وہ کم ہوگا؟ کیا ہوگا؟ دیکھیے عدد استحکام تو باہر کیف سیاسی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، انتخاب ہوں یا جو بھی ہو، لیکن بیٹھ کر بات کر کے اس کا حل تو نکالنا۔ اگر یہ کنٹینیو رہتا ہے، کیونکہ انسٹیبلٹی جو پولیٹیکل ہوتی ہے اس کے اندر کبھی بھی اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ ہمیں تو اب فسکل اسٹیبلائزیشن ایک خواب لگ رہا ہے، اور دوسرے جو ہمارے چیلنجز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ اسٹرکچر ریفارمز تو اب بہت دور کی بات ہے، اب تو ڈے ٹو ڈے افیئرز چلانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، یعنی کل تنخواہیں دینے کے لیے بھی اتنی بھاری قرضہ جات لینے پڑتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے وعدہ کیا تھا کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے اکاؤنٹس ہیں وہ ہم واپس جو ہے گورنمنٹس کے اکاؤنٹس میں لے آئیں گے، بینک میں لے آئیں گے، اور باہر سے قرضے اس طرح کم ہوں گے، مگر وہ ڈیڈ لائن بھی ہم مس کرنے والے ہیں، یعنی کہ ہر کام میں جس کا وعدہ ہم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، پروگرام میں وقت کی کمی اس وقت سامنے آ رہی ہے، بہرحال بہت سارے موضوعات ہیں، آگے پروگرام میں بھی ڈاکٹر صاحب سے ہم رہنمائی لیتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔